मेरे आइज़ पे एक कुछ चोट लगने का इंसिडेंस हुआ जिसके कारण मैं पूर्णतः ब्लाइंड हो गई। आप बीएड करने के हकदार नहीं है यदि आप ब्लैक बोर्ड पे राइटिंग नहीं कर सकते। आप मानिए मेरे सर ने मुझे ऐसा बोला, इमेजिन कि यदि कोई व्यक्ति बहुत एक्साइटमेंट के साथ में पूरी तरह प्रिपेयर होके एनुअल एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम सेंटर पे खड़ा हो और उसको एग्ज़ाम देने वाला जो है वो ये कह दे कि मैं भूल गया था कि आपका एग्ज़ाम है और वो देने नहीं आए तो क्या होता है। 2 वीक जाते जाते सर ने बोला गुड, और आपको मैं बताऊं कि विदिन 25 डेज़ और 1 मंथ सर मुझे कहने लग गए कि एक्सीलेंट, और सर कहने लगे इनसे कुछ सीखो। जो बच्चे देख सकते हैं उन बच्चों को मैं इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट विद 100% बोर्ड रिजल्ट्स के साथ में पढ़ा रही हूँ। मैं आपको कुछ बातें कहना चाहूँगी जो मुझे जीवन में एक एक्सपीरियंस के तौर पे मिली है। 2 मिनट के लिए आप सभी अपनी आइज़ को क्लोज़ करिए। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कैसे करें, कुछ लोग करके और तुरंत खोल चुके होंगे और कुछ लोगों को शायद बंद करने के बाद कुछ अजीब-अजीब फील हो रहा होगा। जी, खोल लीजिए आइज़। इमेजिन कीजिए आप इसी बात को कि जिस 2 पल को जीने के लिए आपको सोचना पड़ता है, आपके मन में कश्मकश हो रही है कि मैं 2 पल के लिए भी आँखें कैसे बंद करूँ। इमेजिन कीजिए यदि किसी की ज़िंदगी में हमेशा के लिए इसी तरह का अंधेरा आँखें खोलने पर भी हो तो क्या होता है। मैं सुनीता मोहता बीकानेर राजस्थान से बचपन से ही पूर्णतः तो नहीं आंशिक तौर पर दृष्टिबाधित थी और धीरे धीरे मेरे आइज़ पे एक कुछ चोट लगने का इंसिडेंस हुआ जिसके कारण मैं पूर्णतः ब्लाइंड हो गई और उसके बाद से आज तक मैं अपनी ज़िंदगी में इवन देन आई कांट सी सिंगल रे ऑफ द लाइट। मेरे पेरेंट्स हैं, उन्होंने जब ये जाना डॉक्टर्स के द्वारा कि मैं ज़िंदगी में कभी भी पूरी तरह नहीं देख सकूँगी या अब मुझे कभी भी कुछ दिख नहीं पाएगा, तो उन्होंने मेरे जीवन को रोशन करने के लिए शिक्षा के मार्ग को चुना और उन्होंने बिल्कुल एक सख्त, जिसको आप कह सकते हैं डिसीज़न लेते हुए मुझे राजस्थान की नंबर 1 ऐसी रेजिडेंशियल जो ब्लाइंड स्कूल थी जहाँ पे गर्ल एजुकेशन उस समय में था जब गर्ल एजुकेशन को नॉर्मल वे में भी लोग प्रिफर नहीं करते थे, वहाँ पे मेरे को अपने घर से 300 किलोमीटर दूर एक ऐसे हॉस्टल में डाला जहाँ पे मेरी शिक्षा सुचारू रूप से हो सके। मैंने अपने ही तरह के ऐसे स्टूडेंट्स जिनको दिखता नहीं था उनके साथ में एजुकेशन स्कूलिंग की। लेकिन जब मैं कॉलेजिंग के लिए नॉर्मल कॉलेजेस के अंदर पढ़ने गई जहाँ पे मेरे अलावा सभी बच्चों को दिखता था, वहाँ से मेरे ज़िंदगी में चुनौतियाँ आनी शुरू हुई। हम जो स्टडी करते हैं वो ब्रेल लिपि के माध्यम से करते हैं जिसमें 6 डॉट्स होते हैं और जिस तरीके से आप अपनी लिपि को आँखों से शेप्स में देख सकते हैं कि अ का अल्फ़ाबेट ऐसे होता है और आ का ऐसा होता है। हम लोग अल्फ़ाबेट्स को डॉट्स के माध्यम से छू कर के पढ़ते हैं, लेकिन जो बुक्स होती हैं वो 12th के बाद ब्रेल लिपि में अवेलेबल नहीं होती। आप इमेजिन कीजिए कि इंग्लिश जिसके अंदर एक ही तरह के कितने होमोनिम्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग सेम होती है, उनका प्रोनाउंसिएशन भी सेम होता है, लेकिन स्पेलिंग वेरी करती है अकॉर्डिंगली मीनिंग। संस्कृत में भी यही होता है। एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए संस्कृत में मुझे पढ़ना है सह, तो आप बिना पढ़े कैसे पता करेंगे कि सह पठती में स विसर्ग वाला लिखा है या स के साथ में जो ह लिखा है वो ह से हल वाला लिखा है। तो मैं आपको कह सकती हूँ कि जो हमारे बेसिक लैंग्वेज स्किल्स होती हैं LSRW लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग में से हमारे पास 2 स्किल्स की शॉर्टेज हमेशा रही स्टडी में, लेकिन मुझे अपना बेस मजबूत करने के लिए अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ा, सुन के पढ़ाई करनी पड़ी। मैं उन सब चीज़ों को बहुत इंजॉय किया करती थी क्योंकि मुझे पता था कि आई हैव ओनली 1 वे। लाइफ में जब हम एक रास्ते को चुनते हैं ना तो डाइवर्जन कम होता है, तब हम ज़्यादा डाइवर्ट नहीं होते, इसलिए हमेशा एक रास्ते पे चलते चलते हम मंजिल पे जल्दी से पहुंचते हैं। अब मैं आपसे
कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहूँगी जिसके कारण आज मुझे आपसे इस प्लेटफॉर्म से रूबरू होने का एक अपॉर्चुनिटी मिली है, चांस मिला है। बुकिश जो नॉलेज होता है दैट इज़ थ्योरेटिकल, लेकिन अगर आप छोटी लाइफ से यदि आपकी ज़िंदगी में कुछ कमी रहती है तो डेफिनेटली आप एक प्रैक्टिकल नॉलेज के स्ट्रॉन्ग पावरफुल डिवाइस बन जाते हैं, क्योंकि जीवन के जो इंसिडेंसेस होते हैं वो हमें इतनी बड़ी एजुकेशन, इतना बड़ा एक लेसन दे के जाते हैं जो शायद हम एग्ज़ाम के लिए रटे गए जो लेसन्स होते हैं उनसे भी नहीं सीख पाते। क्योंकि एक व्यक्ति ने कहा भी है कि जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें तो हम पहले प्रिपेयर होते हैं और फिर एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन लाइफ जो होती है उसमें एग्ज़ाम पहले होता है और उसके बाद में हम लाइफ के लिए प्रिपेयर होना सीखते हैं। स्कूलिंग मेरी ब्लाइंड स्कूल से हुई है और उसके बाद में मैंने जो है वो नॉर्मल बच्चों के साथ, यानी कि जो साइटेड बच्चे थे उनके साथ पढ़ना शुरू किया। और जब एग्ज़ाम्स थे बीए फर्स्ट ईयर के, उस समय में मैं आपको पहले यहाँ पे एक छोटी सी बात और बता देती हूँ कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं उनको एग्ज़ाम ब्रेल लिपि में नहीं देने होते, उनको एग्ज़ाम्स देने होते हैं एक उनके स्टैंडर्ड से लोअर क्लास का स्टैंडर्ड का जो बच्चा होता है जो देख सकता है उसको बिठा करके, यानी कि उसके प्रिंसिपल उसको वेरीफाई करते हैं ये बच्चा लोअर क्लास का है। उसके बाद में वो एग्ज़ाम में हमारे बैठता है, हमको वो क्वेश्चन रीड करके सुनाता है और हम उसको आंसर बोलते हैं और उसको वो जॉट डाउन करता है कॉपी में। इस तरीके से हम एग्ज़ाम देते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि इफ़ वी आर प्रिपेयर्ड एग्जैक्टली फॉर द एग्जामिनेशन बट आवर प्रिपरेशंस डिपेंड ऑन आवर स्क्राइब, कि अगर उसने सही से लिखा तब तो मेरे को सही नंबर मिलेंगे, और उसने अगर मान लीजिए कुछ गड़बड़ की तो शायद मे बी कि आई हैव टू फेस द डिग्रेडेड प्रेजेंटेशन। यस, फर्स्ट ईयर की बात है, मेरा संस्कृत का पेपर था। संस्कृत मेरा हॉट फेवरेट सब्जेक्ट है और उसकी मेरी बहुत अच्छी प्रिपरेशन थी। मैं बहुत एक्साइटेड थी एग्ज़ाम कॉलेज का पहला देने के लिए। 1 मंथ पहले मेरा स्क्राइब हो चुका था, मैंने आपको बताया जो बच्चा लिख रहा था उसका फिक्स कर लिया था हमने। लेकिन एग्ज़ाम सेंटर पे जाने से पहले हमने उससे बात की तो उसने बोला दीदी अभी मैं आता हूँ कॉलेज, और जब एग्ज़ाम के लिए वेट करते करते 3 बजे से पहले 2:30 बज चुके थे और फ़ोन किया तो उसने बोला सॉरी दीदी मैं तो भूल ही गया था और कुछ अर्जेंट काम हुआ तो मैं तो गाँव चला गया। इमेजिन कि यदि कोई व्यक्ति बहुत एक्साइटमेंट के साथ में पूरी तरह प्रिपेयर होके एनुअल एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम सेंटर पे खड़ा हो और उसको एग्ज़ाम देने वाला जो है वो ये कह दे कि मैं भूल गया था कि आपका एग्ज़ाम है, और वो देने नहीं आए तो क्या होता है। उस समय इंसान पूरी तरह आप कह सकते हैं कि अपने सारे सेंसेस को मतलब सेंसिटिव कर लेता है, पूरा सब कुछ अपना पेशेंस लूज़ कर लेता है। लेकिन फिर भी एक होप तो हमेशा रहती है लाइफ में। मेरे साथ में एक वहाँ पे एक सर थे, उन्होंने बोला कि मैं देखता हूँ पास में एक हॉस्टल है वहाँ से कुछ बच्चों को बुला के लाता हूँ। वो गए, लेकिन कभी कभी कहते हैं कि परिस्थितियाँ विपरीत होती हैं तो वो पूरी तरह होती है। 2 बच्चे आए और दोनों ही ऐसे थे जो कि इल एलिजिबल थे। मैं आपको बताती हूँ कैसे। एक बच्ची थी 9th क्लास की जिसको बीए फर्स्ट ईयर का संस्कृत पढ़ना बिल्कुल नहीं आ रहा था, उसने तो बैठते ही मना कर दिया कि मैं संस्कृत नहीं पढ़ सकती। और दूसरी जो आई थी गर्ल वो मेरे से 1 क्लास सीनियर थे। चूँकि मैंने आपको बोला कि जो लिखने वाला होता है उसके लिए रूल होता है कि वो 1 क्लास लोअर होना चाहिए, तो जो अपर है वो कैसे बैठेगा। तो वो दोनों कैंसिलेशन में आ गए कि ये दोनों तो बैठ ही नहीं सकते। 3:15 हो चुके थे, एग्ज़ाम 3 बजे शुरू हो चुका था। मेरे आसपास जो ब्लाइंड साथी थे मेरे साथ जैसे, उन सबके पेपर शुरू हो चुका था। मैं बहुत ज़्यादा टीयरफुल अपने आप को फील कर रही थी। डेफिनेटली आप समझ सकते हैं मेरी सिचुएशन को। 3:15 हो गए, एग्जामिनर ने कहा किसी भी कंडीशन में, मेरे टीचर ने बैक किया कि जो सेकेंड ईयर की बच्ची उसको बैठने दीजिए और अगर ये नहीं बोले तो आप इसका एग्ज़ाम कैंसिल कर दीजिए। लेकिन उन्होंने उसको भी नहीं सुना। उन्होंने कहा पेपर छूटे तो छूटे लेकिन हम नहीं सुनेंगे। फिर 3:30 बज गए, 3:45 बज गए, 4 बज गए। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपसे यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी कि कभी कभी इंसान की पोस्ट उसके पर्सनैलिटी को डिफ़ाइन नहीं करती, कभी कभी इंसान का जो हार्ट होता है वही उसको डिफ़ाइन करता है। यहाँ पे मेरे इन्विजिलेटर लेक्चरर ने तो मेरे को नहीं समझा, लेकिन वहाँ पे जो एक पियोन अंकल थे जो डेफिनेटली मेरे लिए गॉडली थे, उन्होंने जाके सर से रिक्वेस्ट की थी आप इनका कैसे भी करके सर पेपर करा दीजिए, बच्ची इतना रो रही है। तो सर ने बार बार बोलने पर उनको सुना और वहीं पे एक बीए फर्स्ट ईयर की जो इंग्लिश मीडियम की बच्ची थी, बाहर प्रिपरेशन कर रही थी बैठ के हॉस्टल में रहने वाली, उसको बुलाया और मेरा पेपर लिखने के लिए कहा। 4 सवा 4 बज चुके थे इतने में। आप समझ सकते हैं कि 1 मिनट की जो प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आई होती है वो हमें अंदर तक हिला देती है। तो जिस बच्चे ने सब चारों तरफ पेपर देते हुए जिसको सबको सुना हो और अपने आप को लॉनली फील किया हो,
उसके पास में यदि ऐसा भी बच्चा कोई आ जाए जो उसका पेपर लिख रहा हो तो उसके लिए तो आई थिंक कि कमिंग ऑफ द रियली बिग ऑफर ऑफ रेज इन लाइफ, ये ऐसा था। वो आई लड़की, उसने मुझे बोला कि आई डोंट नो इवन वन लेटर ऑफ संस्कृत, हाउ कैन आई राइट। मैंने कहा कि आप सर से सीखिए कि संस्कृत में विसर्ग कैसे लिखना है, बाकी मेरे पे छोड़ दीजिए। इंस्टेंटली उस लड़की ने सर से ये सीखा और उसके बाद में मैंने जैसे बोला, एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि लशक व तद्धिते एक संस्कृत का सूत्र होता है, कैसे लिखना है, ल श क्व में आप क्या लिखते हैं, वैसे क्यों लिखिए, क्योंकि मेरे को आपकी शेप्स वाली लिपि नहीं आती, तो मैंने उसको ऐसा हिंट दिया। और रियली आई विल ग्रेटफुल दैट गर्ल दैट उसने इतना पेशेंस के साथ मेरे लिए लिखा। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उस 4 घंटे के पेपर को जब मैंने 2 घंटे में दिया, इतना रोने के बाद, इतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन को फेस करने के बाद मेरे 100 में से 61 नंबर आए, जो मेरे लिए 101 के बराबर थे उस दिन। तो ऐसी परिस्थितियाँ प्लस एक इंसिडेंट्स और जो शायद बहुत बड़ा था मेरे लिए। मैं एमए प्री में पढ़ रही थी और मेरा पहला पेपर था जोधपुर के न्यू कैंपस से। और मेरे ऑफिस के जो सर थे, बाबूजी, जो सबको एडमिशन लेटर्स अलॉट किया करते हैं, उन्होंने मुझे रीड करके बताया कि बेटा आपका सेंटर यहीं पे है, आपको सुबह 7 बजे ही आना है। मैंने अपने स्क्राइब से कहा, उसका घर वहाँ से 15 किलोमीटर दूर था, मेरा हॉस्टल कॉलेज से 20 किलोमीटर दूर था। हम दोनों वहाँ सुबह पहुँचे। पहुँचने के बाद में हमें रूम नंबर तक बता दिए रोल नंबर से कि आपको यहाँ बैठना है। लेकिन इन्विजिलेटर आए, उन्होंने कहा कि आपके एडमिशन कार्ड पे जो लिखा है वो सेंटर ये नहीं है, आपको मैं यहाँ पे सेंटर नहीं होने के कारण एग्ज़ाम नहीं देने दूँगा। विश्वास कीजिए कि वो पल क्या होता है जब आपको पता ही नहीं होता कि आपके साथ क्या हो रहा होता है। मैंने उनसे कहा कि सर बाबूजी सर ने ही मुझे बुलाया, तो उन्होंने मेरी बात को वहीं काट पे ये कहा कि आपको क्या लगता है कि आप ब्लाइंड हैं, इट मीन्स कि मैं आपके ऊपर कुछ तरस खा करके आपको यहीं एग्ज़ाम देने दूंगा, इट विल नॉट बी अलाउड। इमेजिन कीजिए कि एक तो आपके पास साथ में वो हुआ जो आपको पता ही नहीं था, और दूसरा ये कि आपको ये बोला जा रहा है कि आप जो नहीं करना चाह रहे वो बोला जा रहा है कि आप तरस खाना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं ऐसा ऐसा। तो उन्होंने मुझे कॉलेज से निकाल दिया। और जब मैं एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पहुंची, जो मेरा एग्जैक्ट एग्ज़ामिनेशन सेंटर था, उस दिन फिर से मैंने 2 घंटे में 4 घंटे का पेपर दिया फ्रेंड्स। और मेरे उस पेपर में नंबर बहुत अच्छे नहीं आए थे, 41 मार्क्स आए थे, क्योंकि पेपर का टाइम बहुत ज़्यादा कम था और पेपर बहुत लेंदी था। लेकिन वो 41 भी मेरे लिए 101 के बराबर थे। आप इमेजिन कीजिए कि नंबर्स मायने नहीं रखते, इंसान का एक्सपीरियंस मायने रखता है। मेरा पेपर नहीं छूटा, मेरा साल वेस्ट नहीं हुआ, मेरे लिए ये मायने रखता है। यहाँ से एक बात मैं ज़रूर व्यूअर्स, फ्रेंड्स, आपके लिए कहना चाहूँगी कि जो लोग अपनी लाइफ में तवज्जो देते हैं मार्क्स को, प्रेजेंटेशन को, वो न दें। केवल हमेशा लाइफ में ये कहें कि आपने जितना सीखा उसका रेशियो क्या है। मेरा गोल था टीचिंग लाइन में आना, तो उसके लिए बीएड तो करना ही था। और मैंने पीटीटी में अच्छे मार्क्स गेन किए, तो मुझे राजस्थान का नंबर 1 कॉलेज काबरा कॉलेज जोधपुर मिला। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कॉलेज में जाने के लिए। फर्स्ट डे जहाँ पे ओनली राजस्थान के 180 स्टूडेंट्स आते थे सेलेक्टेड, उनमें एक मेरा भी था। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी कि चलिए इतने अच्छे कॉलेज से हम बीएड करेंगे। लेकिन जब मुझे इंग्लिश टीचिंग के क्लास में जाना था, मैं गई, वहाँ पे 11 स्टूडेंट्स थे, जिसमें 11th मैं थी और 10 और थे जो देख सकते थे। और जब क्लास में सर आए, सर ने सबसे इंट्रोडक्शन लिया और लास्ट में मेरे से पूछा कि यू आर डूइंग बीएड। मैंने कहा यस सर। यू कांट सी, यू नो? यस सर। देन हाउ विल यू राइट ऑन ब्लैक बोर्ड? मैंने कहा सर ब्लैक बोर्ड पे तो नहीं लिख सकती क्योंकि मेरे विज़न नहीं है, लेकिन बच्चों को डिक्टेट कर सकते हैं। सर का डूइंग डिक्टेशन इज़ नॉट इन द क्राइटेरिया ऑफ टीचिंग, ब्लैक बोर्ड राइटिंग इज एसेंशियल। मैंने कहा सर ये हो सकता है कि हम जब मैं लेसन्स दूंगी तो कोई मेरे क्लासमेट मेरे लिए लिख दे। नो, इट्स नॉट पॉसिबल। आप बीएड करने के हकदार नहीं है यदि आप ब्लैक बोर्ड पे राइटिंग नहीं कर सकते। आप मानिए मेरे सर ने मुझे ऐसा बोला, और वो पहला दिन बीएड का, जिस सब्जेक्ट के लिए मैं अपने गोल को अचीव करने के लिए एक्साइटेड थी कि इंग्लिश मेरा पैशन है, इंग्लिश की लाइन में मुझे जाना, और उन्हीं टीचर ने मुझे अगर ऐसा कहा तो मेरे को थोड़ा बहुत हर्ट सा लगा। उस समय ऐसा लगा कि बस अभी मैं यहीं पे कुछ रो लूँ ऐसा लगा। लेकिन शुरू से फ्रेंड्स एक बात मैं आज आपको बताती हूँ क्योंकि मैंने ये कुछ बातें होती है जो हम किसी के साथ साझा नहीं करते, लेकिन आज
आपके साथ फ्रेंडली बात करने का मौका मिल रहा है, तो कह रही हूँ कि जब आप इमोशनली कभी भी अपने आप को वीक महसूस करें तो आप कभी अपने आप को किसी के सामने वीक होने ना दें। ये सबसे बड़ी वीकनेस होती है कि हम किसी के भी सामने वीक हो जाते हैं। हमें सबके सामने एक्सप्रेशन ये देना है कि आई एम स्ट्रांग। मैंने कभी भी उस समय ऐसा एक्सप्रेशन नहीं दिया। मैंने ये सोचा कि अगर सर ये सोच रहे हैं कि मैं नहीं कर सकती तो मैं कुछ ऐसा करूँगी जिससे कि सर को लगे कि नहीं मैं कुछ कर सकती हूँ, आई विल प्रूव माई सेल्फ। क्योंकि आज तक हमें यही तो करना था कि हम कहीं भी गए हमें प्रूव करना था। रास्ते में कॉलेज आते, रास्ते में कॉलेज से जाते, कॉलेज के अंदर स्टूडेंट्स जो मिलते, उन सबको हमें प्रूव करना होता था कि हम देखे बिना क्या कर सकते हैं, और हर बार उन्हें यस यू कैन डू ये कहने के लिए मजबूर करना होता था। नेक्स्ट डे सर क्लास में आए, सर ने लेसन प्लान के लिए माइक्रो टीचिंग के जो स्टेप्स होते हैं वो बताए, आपको ऐसे ऐसे करके लाना है। नेक्स्ट डे मैं उन्हीं चीज़ों की प्रिपरेशन के साथ में एग्जैक्टली अदर एग्जाम्पल्स, अदर इलस्ट्रेशंस के साथ में क्लास में प्रेजेंट थी। सर आए, मेरे को तो सर ने अनकाउंटेबल किया, तो मैंने वहाँ पे सर को प्रेजेंट करके बताया कि सर आई हैव डन। सर ने सुना, सर ने कुछ एक्सप्रेशन नहीं दिया, क्योंकि आपको पता है कि अगर मेरी कुछ गलती होती तो दैट मिनट सर विल बर्स्ट आउट। लेकिन जब सर को कुछ लगा कि ठीक है जो मैंने पढ़ाया वही सब है, तो सर कुछ बोले नहीं। फिर अगले दिन एक दो बच्चे करके लाए थे, उनका गलत था, और मेरा तो आपको बता दूं मैं कि ग्रामर के लिए मैं काफ़ी, क्योंकि हमारे पास बुक्स कम होती थी, तो वही बात कि एक रास्ता जब होता तो आप अच्छे से लर्न करते, तो मैंने ग्रामर अच्छे से लर्न कर रखी थी, तो मेरा कंपोजिशन ठीक जा रहा था। तो सर ने 5 दिन बाद में मुझे बोला कि अच्छा है। नेक्स्ट डे और 2-4 बार ऐसा हुआ, फिर 2 वीक जाते जाते सर ने बोला गुड। और आपको मैं बताऊं कि विद इन 25 डेज और 1 मंथ सर मुझे कहने लग गए कि एक्सीलेंट, और सर कहने लगे इनसे कुछ सीखो। और विद इन 1 मंथ एंड 15 डेज जब हमारा टेस्ट था, तो सर को किसी बच्चे ने पूछा कि सर आप हमारे लिए लेसन प्लान बनाने के लिए मतलब कैसे हमें प्रिपरेशन कराएंगे, हमें कौन से डे नेक्स्ट डे आना है प्रिपरेशन के लिए। सर ने कहा यू विल कॉल टू मोहता एंड मोहता विल आस्क मी। दैट वाज द गिफ्ट फॉर मी कि जिस पर्सन ने मुझे समझा नहीं, उस पर्सन ने मुझे सब कुछ समझा। यानी कि वो टीचर जिन्होंने मुझे लाइफ में एक पेशेंस रखने की क्वालिटी सिखाई कि आप अपने पेशेंस के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। रियली मैं आई सैल्यूट दैट टीचर फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म। 2011 में मेरी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की 2nd ग्रेड टीचिंग में जॉब लगी थी, और कॉन्स्टेंटली उसके इमीडिएटली 1st ग्रेड का एग्जामिनेशन हुआ स्कूल लेक्चररशिप का, और 2012 में मैंने नवंबर में ज्वाइन किया। स्कूल लेक्चरर बीकानेर की एक गवर्नमेंट स्कूल में मुझे पोस्टिंग मिली इस पोस्ट पर, और आज मैं पिछले 8 सालों से कक्षा 11 और 12 के स्टूडेंट्स को, जो बच्चे देख सकते हैं, उन बच्चों को मैं इंग्लिश लिटरेचर और इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट विद 100% बोर्ड रिजल्ट के साथ में पढ़ा रही हूँ। हियर इज़ वन क्यूरियस एस्पेक्ट कि इफ़ आई कांट सी देन हाउ कैन आई टीच द स्टूडेंट्स हु कैन सी। देखिए मेरे पास में ब्रेल बुक रहती है, बच्चों के पास में प्रिंट बुक रहती है। पढ़ने का स्टाइल डिफरेंट होता है फ्रेंड्स, लेकिन जो मेरा पढ़ने का स्पीड होती है, पढ़ने का जो पेस रहता है वो एग्जैक्टली सेम रहता है बच्चों के साथ। हाँ, ब्लैक बोर्ड राइटिंग की जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे बच्चों को मैं डिक्टेट खुद से करती हूँ एक स्पेलिंग, और हर क्लास में कुछ बच्चे इंटेलेक्चुअली स्ट्रॉन्ग रहते हैं, तो हम उन बच्चों की हेल्प लेके और जो अदर बच्चे होते हैं उनकी कॉपीज़ को चेक करा करके अपना मेंटेनेंस करते हैं। और इसी तरीके से पढ़ाते हुए हम बच्चों को पूरा वर्क देना, उनका होमवर्क कॉन्स्टेंटली रेगुलरली चेक करना, और उनसे इंटरेक्ट करते हुए उनकी सबकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उनके प्रोजेक्ट्स चेक करना, ये सब काम हम बहुत ईजीली करते हैं। इसी तरह से पढ़ाते पढ़ाते साल बीतता है, और हर साल के एंड के अंदर हमारा रिजल्ट, हमारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट, हमारे स्कूल का रिजल्ट 100% रहता है। जब मेरी सर्विस लग गई उसके बाद में 2013 की बात है, मेरा एग्ज़ाम था नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर वर्ल्ड लिटरेचर। पहला अटैम्प्ट देने की कोशिश की थी उस समय में मैंने। पहली बार बीकानेर के एक कॉलेज में मेरा सेंटर आया था, और वहाँ जब मैं सारे ही डिस्कशन के बाद में कॉलेज के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एग्ज़ाम देने गई, तो आपको मैं सच बताऊं कि कॉलेज वालों ने अपने सेल्फ के लिए उन नॉर्म्स को भुला दिया। एग्ज़ाम 9 बजे शुरू होना था, 9:02 पे एक मैम आई, उन्होंने बोला कि जो स्क्राइब आपके लिए हमने फिक्स किया था बेटा, वो स्क्राइब आपके लिए नहीं लिखेगी, हम आपको स्क्राइब प्रोवाइड कराएंगे और वो आपके लिए लिखेगी। आई सेड यस ओके, इट्स ओके मैम। यदि मेरे पास 12th क्लास का बच्चा नहीं आके अगर कोई बड़ा बच्चा आ रहा था ठीक है, वो शायद मुझे अच्छे से समझेंगे। मैंने ये सोचा, क्योंकि आई कांट सी कि हु इज़ दैट पर्सन, शी वाज स्टैंडिंग बिफोर मी बट आई कांट सी कि दैट इज़ अ लेडी।
और उन्होंने मेरे पास बैठी, ग्रीट हुआ, पेपर पढ़ना शुरू किया। दैट इंस्टेंस व्हेन शी स्टार्टेड टू रीड, I understood that she can't read a single word of English. मैंने उनसे पूछा कि क्या आपको इंग्लिश आती है? उन्होंने कहा मैंने इंग्लिश कभी पढ़ी नहीं। मुझे उसी समय समझ में आ गया फ्रेंड्स कि कॉलेज वालों ने अपने सेल्फ के लिए, मैं बताऊँ आपको क्लियर शब्दों में, कि वो जो लेडी थी वो उनकी नोन थी, और यूजीसी जो बच्चा हमारे लिए पेपर लिखता है उसको फ़ी पे करती है, तो उन्होंने केवल फ़ी पे करने के लिए, अपने पर्सन को फ़ी मिले इसके लिए मेरा पेपर मैं स्क्राइब लाई थी उसको उठा करके और ऐसे व्यक्ति को बिठा दिया जो केवल फ़ी लेके जा सकता था लेकिन मेरे लिए कुछ कर नहीं सकता था। आप पेशेंस की एक्सट्रीमिटी देखिए कि मेरे पास एग्ज़ाम्स में पेन था, पेपर था, यानी कि जिस पेपर को देने के लिए मैं एक्साइटेड थी वो पेपर था, मेरे पास तैयारी थी, नॉलेज था, एक्सपीरियंस था, सब कुछ था, लेकिन विदाउट विजन आई कांट डू दैट। दैट वॉज एक्सट्रीमिटी ऑफ पेशेंस। वो 300 रुपये के लिए उस लेडी ने गलती नहीं की, गलती की एजुकेटेड लोगों ने, जिन्होंने एक विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन को समझने की कोशिश नहीं की कि वो व्यक्ति यदि नहीं देख सकता तो हम उसके साथ उसी व्यक्ति को बिठाएं जो उसका पेपर दे सकता है। तो यहाँ से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी सभी को, यदि आप में से कभी किसी को ऐसा कोई इंसिडेंट्स करने को, ऐसा किसी इवेंट को या ऐसे किसी इंसिडेंट्स को फेस करने का मौका मिले, तो आप पहले पर्सन को समझिए फिर उसको जज करिए। आधे से ज़्यादा लोगों की मेंटलिटी ये रहती है कि जो ब्लाइंड लोग होते हैं वो या तो पीटीएस बनना चाहते हैं, दया करना चाहते हैं, या किसी की हेल्प से आगे बढ़ना चाहते हैं। फ्रेंड्स, अपनी लाइफ में मैंने एक चीज़ सीखी है कि कमी चाहे अपनी लाइफ में कितनी भी हो, लेकिन हमें विल पावर के साथ आगे बढ़ना है। इस दुनिया में हाथ का, पैर का, शरीर के किसी अंग का नहीं होना डिसेबिलिटी नहीं है। इस दुनिया में आपके अंदर विल पावर का नहीं होना, आपकी मेंटलिटी का डिग्रेडेड होना, डिटीरियोरेटेड होना, दैट इज़ डिसेबिलिटी। मैंने यूजी के बाद वर्ल्ड लिटरेचर में पीजी किया और उसके बाद में मैंने 2 बार नेट कॉन्स्टेंटली किया है, जो एनटीए यूजीसी नेट होता है, और प्रेजेंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर असिस्टेंट प्रोफेसरशिप बाय आरपीएससी। जब मैं स्कूल में पढ़ती थी उस समय में मैंने नेशनल लेवल पे प्रेजेंट करते हुए 15 टाइम विन किया, और अभी लेटेस्ट 2019 में एक डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैंने, चूँकि थोड़ा बहुत मुझे पोइट्री क्रिएशन का, कंपोजिशन का भी थोड़ा शौक़ है, तो मैं कभी कभी लिखती हूँ, तो मैंने इंटरनेशनल लेवल पे विन किया, और वो भी ऐसे लोगों के साथ में जो 400 कॉम्पिटिटर्स थे, और उनमें मैं आपको बता दूँ कि विजुअली चैलेंज्ड मैं सिंगल थी। और आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि मैं एक नेशनल लेवल के ब्रेल जो न्यूज़पेपर है उसमें कॉलमनिस्ट का वर्क कर रही हूँ, जिसमें मैं रोशन नज़रिया करके एक ब्लाइंड वुमेन के लिए कॉलम लिखती हूँ, और वो कॉलम लिख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। कंक्लूज़न में मैं आपको कुछ बातें कहना चाहूँगी जो मुझे जीवन में एक एक्सपीरियंस के तौर पे मिली है। फर्स्ट, कि योर आईसाइट इज़ यूजलेस इफ़ यू डोंट हैव योर इनसाइट। सच मानिए फ्रेंड्स, यदि आप किसी चीज़ को देख सकते हैं लेकिन आपके अंदर वो एबिलिटी नहीं है कि आप उसको समझ सकें, तो योर आईसाइट इज़ रियली यूजलेस। सेकेंड थिंग, कि यदि जीवन में करोगे संघर्ष डटकर तो ज़रूर करोगे सब लोगों से कुछ हटकर। यानी कि यदि ज़िंदगी में आप संघर्ष करोगे डटकर तो आप और लोगों से हटकर ज़रूर करोगे, और इसके लिए आपको तो संघर्ष करते ही रहना है, टिल लाइफ करते रहना है। लाइफ के अंदर संघर्ष के लिए कोई भी पड़ाव नहीं होता कि आप यहाँ पे स्टॉप करें। और सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है, एसेंशियल, जो हमारे लाइफ का एसेंस कहा जा सकता है, दैट इज़ पेशेंस। फ्रेंड्स, अपने लाइफ में किसी भी चीज़ को करते हुए, किसी भी चाहे आप एग्ज़ाम को फाइट कर रहे हैं, चाहे अपने परिवार को पाल रहे हैं, या अर्निंग के किसी सोर्स को ढूंढने के लिए आप लगे हैं, यस, हर पल आपको पेशेंस रखना चाहिए। इवन देन अपने रिश्तों को संभालने के लिए भी आपको पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि आपने देखा कि मेरी जो 3 घटनाएं मैंने आपको बताई, उनका प्रैक्टिकल एक जो रिजल्ट आता है वो होता है दैट इज़ पेशेंस। कि पेशेंस रखने के कारण उन तीनों प्रॉब्लम्स को मैंने ओवरकम किया। तो फ्रेंड्स, कीप ऑन लिविंग लाइफ विद पेशेंस and you will really have a huge success in your life. Thank you so much.